हेलो गाइस, वेलकम टू पायरॉक्स क्लासेस। माय नेम इज़ राहुल। और आज की इस वीडियो के अंदर अपन CGL 2022 मेंस के 6 मार्च की शिफ्ट का पेपर सोल्व करने वाले हैं। ये जो पेपर था ये इजी टू मॉडरेट लेवल का था। कुछ भी इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो बहुत ज़्यादा हार्ड हो, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो। हाँ, एक दो क्वेश्चन थे जो थोड़े बहुत कैलकुलेटिव हैं, तो उनको किस तरीके से पेपर के अंदर हैंडल करना है ये भी हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन अपने को गिवन है, यदि ए बी सी बी पर समकोण है। कहने का मतलब क्या बोल रहा है वो कि एक ए बी सी ट्राइंगल है। ठीक है, कोई भी ट्राइंगल है ए बी सी, और ये क्या बोल रहा है वो बी के ऊपर समकोण है। बी पे समकोण होने का मतलब क्या है कि बी के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। अब आगे उसने क्या बोला, यहाँ पे वो अगर यहाँ पे बी ले रहा है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ए बी और सी इस तरीके से बना सकता हूँ या नहीं बना सकता। या फिर आप क्या कर सकते हो, ए को यहाँ पे ले जाओ, सेम बात। अब वो क्या बोल रहा है, ए बी इज इक्वल्स टू 12। ए बी कितना सेंटीमीटर दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। सी ए बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। सी ए बी ये वाला जो एंगल है ये कितना दे रखा है मुझे, 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पे इसने मुझसे आगे पूछा है बी सी की लंबाई बताओ। अगर आपको राइट एंगल के सीधे सीधे रेशियोज़ पता है, ठीक है ना, 60 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्रीज़ के कुछ रेशियोज़ होते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर। अगर वो आपको पता है तो आपके लिए क्वेश्चन एक सेकंड का भी नहीं है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पे आपको रेशियोज़ बता देता हूँ। परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के क्या रेशियो होते हैं। अगर 30 डिग्री का एंगल गिवन हो तो रेशियो होता है 1:√3:2। और इसी तरीके से अगर 60 डिग्री का हो, ठीक है ना, क्या हो, 60 डिग्री दिया हो तो यहाँ पे जो रेशियो होगा वो ओवर √3:1:2। ठीक है, और अगर 45 डिग्री गिवन हो तो अपने पास में रेशियो होता है 1:1:√2। अब देखो यहाँ पे ये 60 डिग्री गिवन है, तो 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर का रेशियो क्या बताया अभी अभी, √3। ठीक है ना, बेस का रेशियो कितना होता है 1, और ये जो हाइपोटेनस है इसका रेशियो क्या होता है 2। अब देखो यहाँ पे 1 जो रेशियो है उसकी वैल्यू मेरे पास में कितनी आ रही है 12। तो √3 की वैल्यू तो पूछी है मुझसे, BC की वैल्यू तो पूछी है, तो अगर 1 की वैल्यू 12 है तो √3 की कितनी हो जाएगी, तो आपको सबको पता है 12 इंटू √3 यानी 12√3। और यहाँ पे मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया। अगर आप चाहो तो इसको ट्रिग्नोमेट्री से भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन मैं वो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि वो आपका एग्ज़ाम के अंदर कुछ टाइम इन्वेस्ट करवाएगा। उससे बेटर है कि आप ये जो रेशियोज़ है ना इनकी वैल्यू डायरेक्ट याद रखो, और पिछले जो 2-3 साल है ना उनके अंदर जो एसएससी का पैटर्न रहा है, आपको हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे ना वो इन्हीं रेशियोज़ के अंदर मिल जाएंगे। आगे बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या गिवन है, यदि 6500 की राशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाले 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्षों के लिए। अब इतना मुझे क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, पेपर में आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। देखो सबसे पहले है ना, मैं एक चीज़ आपको पहले ही बता देता हूँ। अगर आपके सामने पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए ना तो कोशिश किया करो ऐसे क्वेश्चन को सबसे एंड में, जब आपके पास में कुछ टाइम बचे ना तब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करो। अगर मान लो आपको फिर भी ये क्वेश्चन जल्दी सोल्व करना है तो आप इस क्वेश्चन के अंदर देखो कि ये जो ऑप्शंस है ना ये पास पास में है या दूर दूर है। तो आप देखोगे इन ऑप्शंस के अंदर जो गैप है ना ये कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा दे रखा है मुझे। तो इन क्वेश्चंस के अंदर मैं डायरेक्टली वैल्यू है ना वो क्या कर सकता हूँ, अप्रोक्सीमेट रख सकता हूँ या नहीं रख सकता। यानी मुझे एग्जैक्ट अगर वैल्यू नहीं भी निकालनी हो ना तो मैं अप्रोक्सीमेशन के थ्रू ऐसे क्वेश्चंस में जा सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ बताओ, 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज है और ये कितने साल के लिए दे रखा है, 2 वर्ष के लिए। लेकिन अपन से पूछा क्या है, अर्धवार्षिक। अगर 10% वार्षिक है तो अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा, 5% होगा कि नहीं होगा। अब मुझे एक चीज़ बताओ, आपको एक कंसेप्ट बताया ना, अगर मुझे CI दे रखा है, मुझसे CI पूछा है, तो आपको ये तो पता है ना कि CI के अंदर ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। यानी यहाँ सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर ब्याज नहीं लगता। SI के अंदर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो अपन निकालते हैं उसके अंदर क्या होता है कि अपने को कोई एक वैल्यू दी होती है और उस वैल्यू के ऊपर अगर अपने से वो पूछ ले, अगर कोई अपने को प्रिंसिपल दे दे और उसके ऊपर अपने से ब्याज पूछे तो अपन क्या करते हैं, सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर ब्याज निकालते हैं। लेकिन CI के अंदर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इन दोनों के ऊपर क्या लगता है, फिर से इंटरेस्ट लगता है कि नहीं लगता। ठीक है, तो यानी CI जो होता है ना उसके अंदर अपने को क्या मेथड अप्लाई करना पड़ता है, सक्सेसिव इंक्रीज का। अब सक्सेसिव इंक्रीज का अगर आपको मेथड पता है तो आप यहाँ पे देखोगे, मैं एक सिंपल सा बता देता हूँ आपको। ये जो होता है ना ये सक्सेसिव इंक्रीज का मेथड होता है, और कितने साल के लिए होता है, 2 साल के लिए। यानी अगर आपसे वो रेट पूछे 2 साल के अंदर कि आपको 2 साल के बाद में कितना ब्याज मिलने वाला है, तो आप डायरेक्टली इसके अंदर वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे तो मुझे देखो इसने क्या बोला कि अर्धवार्षिक रूप से और 2 सालों के लिए। अब मुझे एक चीज़ बताओ मेरे भाई, 2 साल के अंदर कितने अर्धवर्ष होते हैं, तो आपको ये पता है 2 साल के अंदर 4 अर्धवर्ष होते हैं कि नहीं होते, 6-6 महीने के 4 अर्धवर्ष होते हैं कि नहीं होते। ठीक है, यानी मुझे 5% जो है ना उसके ऊपर कितनी बार मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आप इस क्वेश्चन के अंदर क्या करो, ये देखो यहाँ पे
ऐसा ही निकालो। आपको पता है अराउंड 20% तो आएगा ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, यानी इस 20% से कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वो ज़्यादा जाएगी कि नहीं जाएगी। तो मैं अप्रोक्सीमेट मान लेता हूँ कि वो वैल्यू है ना 21% गई। कितनी है? 21%। आपको कुछ नहीं करना, 65 को मल्टीप्लाई कर दो 21 से, ठीक है। आपके पास में जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे देखना इस 7900 के कुछ ना कुछ अराउंड आएगा, इसके आसपास आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको पहला मेथड क्या हो सकता है, आप यहाँ पे चाहो अप्रोक्सीमेशन के थ्रू। अगर यहाँ पे नहीं जाना, ठीक है ना, तो आप दूसरा जो मेथड है वो क्या लगा सकते हो, इस तरीके से आप यहाँ पे जा सकते हो। आपको पता है ये कंसेक्यूटिव तरीके से इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। क्रमागत वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है ना, हो रही है कि नहीं हो रही। सक्सेसिव मेथड जो है वो यही तो होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 2 साल की वैल्यू निकालनी है, यानी 5 + 5 + 5 × 5/100। आप अगर इसको निकालोगे तो ये निकल के आएगा 10.25, आएगा कि नहीं आएगा। इसी तरीके से अब ये 2 साल के लिए निकल गया, तो आप क्या करो, फिर तीसरे साल के लिए निकालो। फिर ये जो तीसरे साल वाली जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है ना, उसको सेम टू सेम रखो, और कौन से साल के लिए रखो, कौन से साल के लिए निकालो, चौथे साल के लिए निकालो। ये पूरी प्रोसेस करने के बाद में आप उसको मल्टीप्लाई कर दो 65 के साथ में, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देख के आप इस क्वेश्चन को देख के बता सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा टाइम टेकिंग है कि नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उस मेथड से जा सकते हो। ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा कि आप सक्सेसिव वाले मेथड से यहाँ पे फॉलो करें इसको। आगे बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। एक लेडी दे रखी है, दीपा देवी, अपने वेतन का 30% बचाती हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन से जब एग्जाम में आए ना आपके सामने, तो यहाँ पे ना पेन उठाना भी ना गुनाह होता है। आप ऐसे क्वेश्चन के अंदर पेन उठा ही नहीं सकते, भगवान माफ़ नहीं करेंगे अगर आपने पेन उठा लिया तो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्टली माइंड के अंदर सोल्व किया करो। मुझे इसने दे रखा है वेतन का 30% बचाती है, टोटल कितना वेतन मान लेता हूँ 100, बचाया कितना 30, यानी व्यय कितना हुआ 70। 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4200 और 42,000 सॉरी, और वैल्यू मुझे पूछी किसकी है, इस 70 की। तो मुझे डायरेक्टली क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको कुछ नहीं करना है, इस 42 को 7 से मल्टीप्लाई करो, जो एंड डिजिट होगी वो क्या आएगी 4, और यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन दिख रहा है जिसके अंदर एंड डिजिट क्या है 4। तो ऐसे क्वेश्चन को ना माइंड में सोल्व किया करो, इनके अंदर पेन पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 50% अधिक अंकित मूल्य अंकित करता है, ठीक है। फिर उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। ये हर जगह होता है, हर दुकानदार ऐसे ही करता है। कोई ना कोई एक प्रोडक्ट होगा, उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट प्राइस होगी, मान लेते हैं उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी 100, उसके ऊपर वो क्या करता है 50% ज़्यादा मार्क करता है, ठीक है ना। यानी वो अपने को दिखाने के लिए क्या कर देता है, एक लेबल चिपका देता है कि हाँ 150 रुपीज़ की ये चीज़ है, 100 के ऊपर 50% प्रॉफिट यानी 150 ही तो होगा। उसके बाद में वो क्या कर रहा है, उसके अंकित मूल्य पे यानी मार्क प्राइस के ऊपर 20% का ऑफ दे रहा है। कितने परसेंट का ऑफ दे रहा है, 20% का ऑफ दे रहा है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो 15 का 20% कितना होता है 30, यानी वो जो चीज़ है वो मुझे कितने में बेच रहा है 120 के अंदर बेच रहा है कि नहीं बेच रहा। यानी कोई जो चीज़ थी उसका कॉस्ट प्राइस था 100, उसका मार्क प्राइस उसने क्या किया 150, लेकिन वो जो चीज़ है ना वो मेरे को कितने में मिली 120 के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दुकानदार ने 100 रुपये के अंदर चीज़ खरीदी, 120 में बेची, फिर भी दुकानदार का कितना प्रॉफिट हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, नेक्स्ट उसने क्या बोला कि वो सिर्फ इतनी बेईमानी नहीं कर रहा, वो एक दोषपूर्ण तराजू का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है ना। उसने क्या किया, एक वेइंग मशीन है उसके पास में, वो क्या कर रहा है उस वेइंग मशीन के ऊपर जैसे ही 900 ग्राम चीज़ रखता है ना, वो वेइंग मशीन अपने को क्या दिखाती है कि ये पूरे कितने ग्राम की है, 1000 ग्राम की है। कहने का मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि वो जो वेइंग मशीन है ना वो भी क्या कर रही है, बेईमानी कर रही है। आगे बात समझ में। अब मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताओ, अगर कोई भी प्रॉफिट नहीं होता, यानी जितने की चीज़ जितना उसका कॉस्ट प्राइस होता, अगर वो उतना ही अपने को बेच दे, तो इसके अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि दुकानदार का कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। यानी मानने को मैं ये मान सकता हूँ कि 1000 ग्राम जो चीज़ है ना, ठीक है ना, वो मुझे अगला अगर 1000 रुपये के अंदर बेच दे तो यहाँ पे उसका कोई भी प्रॉफिट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अगर वो मुझे 900 ग्राम चीज़, क्या बोल रहा हूँ मैं, 900 ग्राम चीज़ अगर 1000 रुपये के अंदर बेचेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं कमा रहा वो, ठीक है ना, कमा रहा है ना प्रॉफिट। तो यहाँ पे आप यहाँ से एक छोटी सी चीज़ को और देखो, 1000 ग्राम 1000 रुपये के, यानी 1 ग्राम कितने रुपए का हुआ, 1 रुपये का हुआ कि नहीं हुआ। तो 900 ग्राम कितने रुपए के हो जाएंगे, 900 रुपये के होंगे कि नहीं होंगे। अब यहाँ पे आओ, 900 ग्राम चीज़ थी, कितनी चीज़ थी 900 ग्राम, उसकी कितने में पड़ी होगी, 900 रुपये के अंदर पड़ी होगी कि नहीं पड़ी होगी। अब वो इसको बेच रहा है, बेच कितने में रहा है
20% प्रॉफिट के ऊपर, यानी मेरे भाई 1,000 रुपये की जो चीज़ थी ना, इसके ऊपर कितना प्रॉफिट कमा रहा है वो 20% का, यानी बेच कितना रहा है 1,200 रुपये में। यानी मैं ये कह सकता हूँ क्या कि 900 रुपये की चीज़ को कितने में बेचा, 1,200 रुपये में। तो यहाँ पे कितने रुपए का प्रॉफिट है, 300 रुपये का प्रॉफिट है कि नहीं है। यानी उसने 300 रुपये का प्रॉफिट कमाया, किसके ऊपर, 900 के ऊपर। कमाया कि नहीं कमाया, तो परसेंटेज के अंदर कितना हो जाएगा, तो 300/9 कितना हो जाएगा, 1/3। और आपको पता है 1/3 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 33, 1/3%, जो सबसे नज़दीक किसके है, 33% के। आगे मेरी बात समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन के अंदर, एक सिंपल सा कंसेप्ट लगाना था और ये सारा का सारा क्वेश्चन ईजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, एक समबाहु त्रिभुज PQR का केंद्रक L है। सबसे पहले यहाँ पे ना समझने के लिए दो चीज़ें, सबसे पहली बात है समबाहु त्रिभुज और दूसरा है केंद्रक। क्या होता है, देखो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों की तीनों साइड जो होती है ना वो क्या होती हैं, सेम होती है। अब केंद्रक किस बला का नाम है, तो मेरे भाई ये जो त्रिभुज जो भी होता है ना, इसके अंदर कुछ ना कुछ इसकी माध्यिकाएँ होती हैं कि नहीं होती। माध्यिका का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको इस पॉइंट से सामने वाले पॉइंट के ऊपर एक लाइन मिलाएगी तो ये इसको इक्वल दो पार्ट के अंदर बांटेगी कि नहीं बांटेगी। तो ये जो लाइन होती है ना, ये इसकी क्या होती है, माध्यिका। और यहाँ से भी मैं एक माध्यिका ड्रॉ कर सकता हूँ, इसी तरीके से मैं इस कॉर्नर से भी एक माध्यिका ड्रॉ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो ये जो तीनों माध्यिकाएँ जिस पॉइंट के ऊपर मिलती है ना, वो कहलाता है केंद्रक, उसको अपन क्या बोलते हैं, केंद्रक। और जो इसको इंग्लिश के अंदर कहा जाता है सेंट्रोइड। क्या कहा जाता है, सेंट्रोइड। अब इस केंद्रक की क्या खास चीज़ होती है, ये जो केंद्रक होता है ना, ये माध्यिका को हमेशा 2:1 के रेशियो के अंदर क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है ना, कहने का मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये इसको 2:1 के रेशियो के अंदर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इतनी चीज़, इतना कंसेप्ट आ गया समझ में। अब देखो क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है मेरे पास में, कि ये एक मेरे को दे रखी है समबाहु त्रिभुज और PQR इसका नाम है, और इसने क्या बोला कि L एक केंद्रक है। ठीक है ना, यहाँ से मैं कोई एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है ना, P, और इसको मान लेता हूँ, मान लो S है इसका नाम, दे नहीं रखा मुझे, लेकिन इसने क्या बोल रखा है कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या पूछा है मुझे, PL की लंबाई, और L क्या दे रखा है ऑलरेडी, केंद्रक। तो यहाँ पे L होगा कि नहीं होगा, यानी मुझे वो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ पूछ रहा है कि ये वाली लेंथ बता दो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको दो कंसेप्ट पता होना चाहिए। पहला कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है, दूसरा कंसेप्ट देखो, अगर कोई भी समबाहु त्रिभुज दे, उसकी मुझे साइड दे रखी हो, ठीक है, या फिर इस चीज़ को छोड़ो, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ क्या कि समबाहु त्रिभुज के अंदर जो मेरी माध्यिका होती है वही उसकी हाइट होती है, कह सकता हूँ क्या, ये नहीं कह सकता। यानी मेरे भाई समबाहु त्रिभुज के अंदर उसकी माध्यिका, ठीक है ना, और उसके कोई भी लंब डाल दो आप यहाँ पे, कोई माध्यिका डाल दो, कोण अर्धक डाल दो यहाँ पे, ये सारी जो होती है ना, ये सेम लाइन होती है। तो यहाँ पे ये जो मेरी माध्यिका है ना, यही इसकी हाइट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो अगर मुझे किसी समबाहु त्रिभुज की हाइट निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/2a होता है कि नहीं होता। और यहाँ पे a जो होती है वो होती है उसकी साइड, तो इसकी हाइट कितनी निकल के आ जाएगी, √3/2 × 6 यानी 3√3। कहने का मतलब ये जो पूरी यहाँ से यहाँ तक दिख रही है, इसकी पूरी की लेंथ कितनी है, 3√3। तो मुझसे पूछा क्या है, PL, और ये PL को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1। तो यहाँ पे देखो पूरी कितनी वैल्यू है, ये 3 की पूरी वैल्यू कितनी आ गई, 3√3, और मुझसे पूछा क्या है, 2। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो 3√3 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, और मेरे पास में जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 2√3। इस क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम के अंदर आपको इतना टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, ये सिर्फ मैं आपको कंसेप्चुअल तरीके से समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम अपन क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपके सामने एग्जाम में ये क्वेश्चन आए ना, तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही उड़ा सकते हो, ठीक है ना, आप यहाँ से इसको देखते ही ये क्वेश्चन उड़ा सकते हो। मुझे यहाँ पे आपको तीनों चीज़ें समझानी थी कि केंद्रक क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के अंदर हाइट वगैरह किस तरीके से निकाली जाती है, और ये सारा कंसेप्ट करने के बाद में अपने पास में डायरेक्ट आंसर किस तरीके से आता है। आगे बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ABC ने इस अनुपात में पूंजी निवेश की, ठीक है, और अंत में उन्हें इस अनुपात के अंदर लाभ प्राप्त हुआ। अब ये चीज़ मुझे बताओ, अगर आपने पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा प्रॉफिट जो होता है वो क्या होता है। प्रॉफिट का मतलब होता है कैपिटल इनटू टाइम, यानी कोई पूंजी मैंने कितने समय के लिए इन्वेस्ट की, उन दोनों का गुणा करने पे मेरे पास में क्या आता है, प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे इसने मुझसे क्या पूछ लिया, टाइम। तो मेरे भाई ये टाइम जो होता है, ये प्रॉफिट अपॉन कैपिटल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सिंपल सी चीज़ है कि नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस ABC यही करो। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर क्या लिख दो, ए का प्रॉफिट कितना दे रखा है उसने,
2, टाइम कितना दे रखा है 3, बी का प्रॉफिट कितना दे रखा है 3, टाइम कितना दे रखा है 4, सॉरी पूंजी कितनी दे रखी है 4, और इसी तरीके से प्रॉफिट कितना दे रखा है 5, पूंजी कितनी दे रखी है 8। अब आपको आगे की प्रोसेस पता है, आपको कुछ नहीं करना, इन तीनों का क्या ले लो। आप कोई भी रेशियोज जो होते हैं वो इस तरीके से फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हो क्या, नहीं लिखते ना, तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा 3, 4 और 8 का। तो इन तीनों का एलसीएम कितना होता है 24 होता है कि नहीं होता। अब 3 इंटू 24 कर दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 24 से इनको, ठीक है। तो 3 इंटू 24 करो, कितना होता है 16। कितने ऑप्शन के अंदर 16 दिख रहा है, पहले और दूसरे के अंदर, ठीक है ना। दूसरी चीज़ देखो, 4 को जब मैं 24 से करूँगा तो कितना हो जाएगा 6, और 6 3 जा कितना होता है 18। तो यहाँ पे डायरेक्ट मेरे पास में आंसर आ गया। आपको इस क्वेश्चन के अंदर भी कुछ नहीं था, आपको सिंपल सा ये वाला कंसेप्ट पता होना चाहिए कि प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, कैपिटल इनटू टाइम। आगे बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब ये देखिए, एसएससी ने कितना हार्ड क्वेश्चन पूछा है अपने से कि इन आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। बहुलक, नाम से ही साफ साफ पता चल रहा है, बहुलक का मतलब होता है बहु, बहु मतलब ज़्यादा, ठीक है ना। बहु का मतलब क्या होता है ज़्यादा। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो आप यहाँ पे देखो 30 जो है कितनी बार रिपीट हुआ है, ओनली एक बार। 28 जो है कितनी बार रिपीट हुआ है, एक बार। 31 जो है वो कितनी बार रिपीट हुआ है भाई, एक बार। लेकिन यहाँ पे जो 27 दिख रहा है ना, वो 1, 2, 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार। तो इसका मतलब मेरा बहुलक क्या आ जाएगा 27। आगे बात समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, ठीक है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन देख के ना आपको यूँ लग सकता है कि यार ये क्वेश्चन हार्ड, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, आपको इस क्वेश्चन के कंसेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। पहला इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है। एक पिरामिड दे रखा है, इसका आधार मुझे क्या दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है। समबाहु त्रिभुज मतलब इसकी जो सभी साइड्स होंगी ना वो क्या होंगी, सेम होंगी। इसने इस साइड का दे दिया मुझे 8 सेंटीमीटर। अब देखो, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। इसका तिर्यक कोण यानी स्लांट एज, अब देखो यहाँ पे है ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। स्लांट एज और स्लैंट हाइट दोनों है ना डिफरेंट चीज़ें होती हैं। स्लांट एज अगर अपने को दे दे, तिर्यक कोर और तिर्यक ऊंचाई, ठीक है ना, ये दोनों जो चीज़ें होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। पहले मैं इसको एक फिगर बनाता के समझाता हूँ आपको। पिरामिड किस तरीके से बनते हैं, ऊपर की साइड कोई पॉइंट ले लेते हैं और इन तीनों बिंदुओं को उस पॉइंट से मिला देते हैं। ये इस तरीके से पिरामिड बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करके आपको ढंग से समझा देता हूँ। इस चीज़ को समझना, यहाँ पे अगर मैं इसको इस साइड से ऑब्जर्व करूँ, एक साइड है ना, आप यूँ इमेजिन कर लो कि आप है ना किसी पिरामिड के सामने खड़े हो, आप उसको साइड से देख रहे हो। साइड से देखने पे क्या आपको बेस दिखेगा, नहीं दिखेगा ना। आपको तो एक त्रिभुजाकार आकृति दिखेगी, ये वाली ऐसी आकृति दिखेगी कि नहीं दिखेगी अगर आप सामने से देखोगे, ठीक है। तो मेरे भाई इस आकृति के अंदर ध्यान से देखना, ये वाली जो साइड होती है ना, जो तिरछी त्रिभुज की जो हाइट दे रखी है मुझे, इसको अपन बोलते हैं स्लांट एज, यानी तिर्यक कोर या तिरछी ऊंचाई, ठीक है ना। लेकिन ये जो होती है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आप है ना इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मिला दो, सामने खड़े हो, ठीक है, और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मिला दो। अब आप देखो, ये पिरामिड अगर बनेगा तो ये जो होता है त्रिभुज, ये कुछ ना कुछ झुका हुआ होगा कि नहीं होगा, झुका हुआ होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी जो ये वाले बिंदु से लेके इसके मिड पॉइंट तक जो ये ऊंचाई होती है ना, इसको अपन बोलते हैं स्लांट हाइट, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं एल से। आगे मेरी बात समझ में, तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं करना था, बस ये सिंपल सी चीज़ आपको ये पकड़नी थी कि इसके अंदर स्लांट हाइट कितनी है और स्लांट एज क्या कंसेप्ट होता है। अब देखो आगे इसने क्या बोला, इसने मुझे बोल दिया कि ये जो स्लैंट एज है ना, अब स्लैंट एज आप समझ गए होगी, ये वाली तिरछी ऊंचाई ये दे रखी है 28, ठीक है ना। अभी अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि ये जो साइड, और इसने क्या पूछा है मुझसे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पिरामिड का, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, अभी अभी मैंने आपको क्या समझाया था, मैं मान रहा हूँ को ये वाला लो, चलो एक सेकंड को, ये वाली साइड मान लो 24 ये वाली है, तो ये भी 24 ही होगी ना। इस साइड से ऑब्जर्व कर रहे हो तो इसकी ये जो स्लैंट हाइट होगी वो इसके मिड पॉइंट पे आके मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये जो बीच में है ये मिड पॉइंट पे आके मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये पूरा पूरा 8 है, तो इसको मिड पॉइंट से मिलाऊंगा तो ये कितनी हो जाएगी, 4 होगी कि नहीं होगी। अगर ये जो साइड पूरी की पूरी 8 है दे रखी मुझे, तो ये जो साइड है ये 4 हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। अब मेरे भाई ध्यान से यहाँ पे समझने की कोशिश करो, ये 24 है, ये 4 है, तो क्या आप स्लैंट हाइट जो है वो निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते। आपको पता है ये जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, कुछ नहीं करना। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, 24 स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर कितना होता है 576 इज इक्वल्स टू क्या होता है
बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और परपेंडिकुलर स्क्वायर मुझे निकालना है। ये कितना हो जाएगा 560 का रूट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और 560 रूट यानी इसको कर लो, ओपन करते हैं इसको, तो ये मुझे पता है ये कितना हो जाएगा 56 इंटू 10 4 ये चला जाएगा, एक सेकेंड, 56 इंटू 10 यानी ये हो जाएगा 8 7 10 यानी 8 2 16, ये मेरे पास में आएगा 4 रूट 35। करके देख लेना ये मेरे पास में कितना आएगा 4 रूट 35, यानी मेरे पास क्या निकल के आ गई, स्लांट हाइट निकल के आ गई या नहीं आ गई। अब देखो यहाँ पे आओ, पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। किसी भी पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर आपको पता है तो 1/2 इंटू बेस पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट प्लस बेस एरिया। ये किसी भी पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दो, 1/2 बेस पेरीमीटर यानी ये जो आधार दे रखा है ना, इसका क्या निकालना है मुझे, परिमाप। तो अगर तीन साइड ने तीनों इक्वल है तो 8 3 24 आ गई कि नहीं आ गई। स्लैंट हाइट अभी अपन ने कितनी निकाली 4 रूट 35, ठीक है, और प्लस बेस एरिया। किसी भी समबाहु त्रिभुज का अगर मुझे एरिया निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर यानी 8 इंटू 8, और जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा 4 2 यानी 16√3 आएगा कि नहीं आएगा, इतना बता दो। अब आपको कुछ नहीं करना, ये सोल्व कर दो तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 16√3 48√35, और यहाँ पे ये सिर्फ इकलौते यहाँ पे दे रखा है। अब देखने में ये क्वेश्चन आपको कितना बड़ा लग रहा होगा ना, कि ये क्वेश्चन कितना बड़ा है, कितना टाइम वेस्ट करेगा। मेरे भाई यहाँ पे ये क्वेश्चन बड़ा इसलिए हुआ है कि मुझे आपको स्लांट एज और स्लांट जो अपनी ऊंचाई होती है ना, हाइट होती है, उसके बीच में डिफरेंस समझाना था। अगर आपको ये दोनों कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आपके लिए ये क्वेश्चन 1 मिनट छोड़ो 30 सेकेंड का भी नहीं होगा, ठीक है ना। आप डायरेक्टली यहाँ पे देखोगे कि 16√3 आएगा तो ये दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एलिमिनेट कर दोगे। आपके सामने सिर्फ ये दो ऑप्शन बचेंगे, ठीक है ना। तो आपके सामने यहाँ पे सिर्फ ये दोनों ऑप्शन करने होंगे ना, तब इजीली ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। सिंपल सा क्वेश्चन है, 10% और 10% की दो क्रमिक छूटें किस एकल छूट के बराबर होगी। देखो मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको कौन सा मेथड लगाना चाहिए, सक्सेसिव डिक्रीज का। सक्सेसिव डिक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है, x + y - xy/100, यानी कोई भी चीज़ अगर आपको दो क्रमागत छूट दे दे यानी क्रमिक छूट दे दे, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 10 + 10 - 10 × 10/100। तो आप यहाँ पे देखो ये तो कितना हो जाएगा 1, और 10 और 10 कितना होता है 20, 20 - 1 कितना हो गया 19%। ऐसे क्वेश्चन के अंदर अगर आपने मैथ्स पढ़ी है, अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, और अगर आप ऐसे क्वेश्चन के अंदर ये वाला तरीका लगा रहे हो, ठीक है ना, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। अरे ऐसा क्वेश्चन है ना, सीधा डायरेक्टली माइंड के अंदर सोल्व होता है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया है, क्योंकि अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता हो तो ये कंसेप्ट पता चल जाए। लेकिन अगर आपको क्रमागत वाली चीज़ें पता है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली माइंड के अंदर सोल्व किया करो। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब ये क्वेश्चन देखो, ए और बी मिलकर एक कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। ए और बी मिलकर किसी काम को क्या करते हैं 48 दिन के अंदर पूरा करते हैं। ए बी का 4 गुना कार्य कुशल है। कहने का मतलब ए और बी, इनकी कार्य कुशलता का अनुपात मुझे क्या दे रखा है 4:1 दे रखा है कि नहीं दे रखा। अब मुझसे इसने क्या बोला कि 48 दिन के अंदर पूरा कार्य कर सकते हैं। तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि ए प्लस बी का जो टोटल वर्क है ना, ये 48 दिनों के अंदर पूरा हो जाएगा, है कि नहीं है। यानी ए अपनी इतनी कैपेसिटी के साथ में काम करेगा, बी अपने इतनी कैपेसिटी के साथ में काम करेगा, तो ये दोनों मिलके 48 दिन के अंदर ये काम निपटा लेंगे। तो ए प्लस बी मुझे कितना गिवन है 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 × 48, तो टोटल कितना आ जाएगा मेरे पास में 240। करके देख लेना। अब ये पूछ रहा है कि बी जो है ना वो अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। मेरे भाई टोटल काम कितना है 240, और बी की जो है वो कैपेसिटी कितनी है 1, यानी एक दिन में कितना काम कर सकता है, एक ही काम कर सकता है। तो 240 काम करने के लिए कितने दिन लगा देगा 240 लगाएगा कि नहीं लगाएगा। इससे सिंपल क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये वाली इस क्वेश्चन के अंदर क्या करूँ बताओ। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको वैल्यू पता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, और वैल्यू पता होनी भी चाहिए आपको ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है ना। यहाँ पे ये देखो कितना आएगा जाएगा 15, और ये 154 + 15 ये टोटल कितना हो जाएगा। इसको मैं हटा के कितना लिख सकता हूँ 169 होगा कि नहीं होगा। और 169 का रूट कितना होता है 13 होता है कि नहीं होता। और 13108 कितना होता है, ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 121, और ये किसका रूट होता है 11 का,
होता है कि नहीं होता, और 25 + 11 कितना होता है 36, 36 होता है कि नहीं होता, तो ये कितना हो जाएगा 6, तो 10 + 6 कितना होता है 16, यानी ऊपर की साइड क्या आ जाएगा 4√4, यानी वैल्यू मेरे पास जो ऊपर आएगी वो कितनी आएगी 2। अब बताओ इन ऑप्शंस के अंदर देखो आपको कहीं पे भी 2 को वगैरह कुछ दिख रहा है, ठीक है, एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर वैल्यू 2 आ रही है, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लाना चाहूँ तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकता हूँ। अगर मुझे डायरेक्टली नहीं जाना तो अब देखो दूसरा नीचे वाला सोल्व करते हैं। इसके अंदर क्या गिवन है 16 9.25 × 4², 4² कितना होता है 16 होता है कि नहीं होता, 16 कॉमन ले लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 + 19 + 25, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 20.25 होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ये पूरा कितना हो जाएगा 20.25। अब जब आप इसको 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, करके देख लेना, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो अपने पास में कितनी आ जाएगी 9। ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ नहीं करना होता, बस सिंपल सा एक सिंप्लीफाई करो और आंसर निकालो। आगे बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। ये देखो, हाँ एक और इजी क्वेश्चन, 25 पैसे 50 पैसे और 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्याओं का अनुपात कम से कम से ये है। मान लेता हूँ मेरे पास में जेब में 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं, इसी तरीके से 50 पैसे के सिक्के हैं, 2 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है, और 5 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है। अब इसने क्या बोल रखा है, मुझे संख्याओं का अनुपात दे रखा है। इसने मुझे क्या बोला 25 पैसे के कितने सिक्के हैं मेरी जेब में 5 सिक्के, इसी तरीके से 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 4 सिक्के। अब उसने आगे क्या बोला 2 रुपये के कितने 3 और 5 रुपये के कितने 1। अब उसने क्या बोला मेरे भाई कि यदि कुल राशि कितनी है 285, अगर मैं इन सब का सम करता हूँ ना कि मेरे पास में, अब मुझे एक चीज़ बताओ 25 पैसे के 5 सिक्के हैं तो टोटल रुपए कितने हैं मेरे पास में, तो आपको पता है 25 के टोटल करूँगा तो ये कितने रुपए हो जाएंगे 1.25 रुपीज़ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर 50 पैसे के 4 हैं तो यानी मैं क्या कह सकता हूँ जेब के अंदर कितने रुपए हैं 2 रुपये हैं कि नहीं है। इसी तरीके से 2 रुपये के 3 हैं, इसका मतलब कितने रुपए और हो गए 6 रुपये। और इसी तरीके से 5 रुपये का 1 है, इसका मतलब मेरे पास में कितने रुपए हो गए 5 रुपये। इन सबको ऐड कर दो, 6 5 11 11 2 13 13 1 14, यानी ये टोटल कितना हो गया मेरी जेब में कितने रुपए पड़े हैं इस हिसाब से 14.25। लेकिन इसने क्या बोला कि मेरे भाई जेब में के अंदर कितने हैं 14.25 नहीं है 285 रुपये हैं, यानी 14.25 की वैल्यू कितनी है 285। और अब मुझसे पूछा क्या है 25 पैसे और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के बीच में अंतर क्या है। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं 5 और 5 रुपये कितने सिक्के हैं 1, तो अंतर कितना हुआ 4। ये पूछा है कि नहीं पूछा मुझसे, ठीक है ना, यही तो पूछा है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधी सीधी वैल्यू पूछी है 4 की, तो आपको करने का तरीका पता है। अगर 14.25 285 के तो ए कितना हो जाएगा 14.25 के, तो 4 कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 4, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में डायरेक्ट आंसर होगा 80। आगे बात समझ में, ऐसे क्वेश्चंस सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं रेशियो के अंदर, इनके अंदर कुछ भी नहीं करना होता आपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं इतनी तो आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि आपने 8th क्लास तो पास की होगी, की है ना, ठीक है ना। तो 8th क्लास के अंदर एक आइडेंटिटी होती है, वो आइडेंटिटी होती है a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + b² + 2ab, ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी है, बस यही वाली यहाँ पे यूज़ करनी है। अपने को वैल्यू पूछी है 2x + y की, मैं क्या मुझे यहाँ पे देखो वैल्यू क्या दे रखी है 4x² + y², तो मुझे कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे इस वैल्यू को यानी ये जो है ना इसका स्क्वायर कर दो। 2x + y का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले तो 2x का स्क्वायर a का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4x²। इसी तरीके से y का स्क्वायर कितना हो जाएगा y² + 2, a की वैल्यू मेरे पास में कितनी दे रखी है 2x और b की वैल्यू कितनी दे रखी है y। इतनी चीज़ आगे समझ में, बस 4x² + y², ये देखो दिखा ऐसा लग रहा है यार, यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है और ये वैल्यू कितनी है 40। इसी तरीके से इसको सोल्व करो, ये कितना आ जाएगा 4xy आएगा कि नहीं आएगा ये वाला, और xy की वैल्यू मेरे पास में कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 6 दे रखी है कि नहीं दे रखी, तो ये कितना हो जाएगा 6 × 4, तो मेरे पास में डायरेक्टली कितना आ गया 40 + 24, यानी वैल्यू कितनी आ गई 64। तो यहाँ पे 2x + y के होल स्क्वायर की वैल्यू 64 है, तो ये जब स्क्वायर इधर भेजेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट आएगा कि नहीं आएगा, तो 2x + y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। एक सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, जो 8th के अंदर अपने आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी उसके बेसिस के ऊपर।
आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक समलंब की दो समानांतर भुजाओं की लंबाइयों के बीच का अंतर 12 सेंटीमीटर है। इन दोनों समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी जो है ना वो 60 सेंटीमीटर दे रखी है। यदि समलंब का क्षेत्रफल दे रखा है, प्रत्येक समांतर भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। इजी सा क्वेश्चन। सबसे पहले मुझे ये बता दो समलंब क्या होता है। तो समलंब को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेपेजियम। किस तरीके से शेप बनती है ट्रेपेजियम की, ये इस तरीके से शेप बनती है कि नहीं बनती। ठीक है, आपने कोई कैनल्स यानी ये जो नहरें वगैरह देखी होंगी, उनकी शेप भी क्या होती है, इस तरीके की शेप होती है। ठीक है ना, बस वो थोड़ी सी उल्टी यहाँ पे, इसको मैं अगर ऐसे बना दूँ तो ये वाले देखो एक कैनल है कि नहीं है, ऐसे पानी बहता है कि नहीं है बहता। ठीक है, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, समलंब यानी ट्रिपेजियम। अब उसने क्या बोला कि दो समानांतर भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर 12 है। समानांतर भुजाएं यानी ये देखो, किसी भी ट्रेपेजियम के अंदर ये जो साइड होती है ना, ये समानांतर होती है कि नहीं होती। इनके बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है मुझे, 12 दे रखा कि नहीं दे रखा। ठीक है ना, यानी ये जो दोनों की लंबाई, सॉरी यहाँ पे इन दोनों की लंबाई के बीच का अंतर मुझे क्या दे रखा है, 12। मैं मान लेता हूँ ये जो लंबाई है ना ये है ए, ये लंबाई जो है वो है बी, यानी मुझे ए माइनस बी की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है, 12। आगे बात समझ में। अब देखो दूसरी चीज़ क्या बोल रहा है, यदि दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, ये जो बीच की लंबवत दूरी जो मैंने पहले आपको गलती से 12 बता दी थी, ये कितनी दे रखी है, 60 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, और इसी तरीके से इसने मुझे बोला कि समलंब का क्षेत्रफल भी मुझे दे रखा है। अब मेरे भाई अगर आपको समलंब के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है तो क्या होता है, ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2। क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 इंटू ये जो दोनों समांतर भुजाएं हैं ना, इन दोनों का क्या होता है सम, दोनों समांतर भुजाओं का लंबाइयों का योग मल्टीप्लाई में इन दोनों के बीच की जो कितनी दूरी है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। अब ये क्या बताया था मैंने, ट्रेपेजियम एरिया दे रखा है, समलंब का क्षेत्रफल अपने को 1380, बस यहाँ पे पुट करो 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू 60, यहाँ से कट करो। तो a प्लस बी की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई, यहाँ पे देखो 23 आएगा कि नहीं आएगा, और 23 टू जा कितना होता है, कितना होता है 46 होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे a माइनस बी पहले से गिवन है, a प्लस बी मेरे पास में आ गया 46। अब मुझे बताओ a और b की वैल्यू तो निकालनी है, प्रत्येक समांतर भुजा की लंबाई। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था, जो दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं इन दोनों को ऐड करो, 46 और 12 58, और इनका क्या कर दो, आधा कर दो, यानी 12 प्लस 46/2। तो आप करोगे तो ये आ जाएगा 58 का आधा कितना आ जाएगा 29, जो सिर्फ एक ऑप्शन के अंदर है। और अगर मुझे b निकालना है तो क्या करो, इन दोनों में से बड़े में से छोटे को माइनस करो, 46 में से 12 गए, कितने बचे 34, और डिवाइड कर दो 2 से, तो अपने पास में क्या आ जाएगा 17। एक सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 126 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन क्या होगा। देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है, ठीक है ना, तो आपको फॉर्मूला अगर डायरेक्ट पता है तब तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको नहीं पता तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। क्या बोल रहा हूँ, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट प्लस बेस, जस्ट अ सेकेंड, हाँ सॉरी, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, एलएसए का बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। मैं यहाँ पे आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला बताने लग गया था। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेस पेरीमीटर, मेरी बात बताओ मेरे भाई, ये जो बेलन होता है इसका जो बेस होता है वो कैसा होता है, एक वृत्त यानी एक सर्कल होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता। तो किसी भी सर्कल का जो है पेरीमीटर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे बेस पेरीमीटर कितना आ गया 2πr, और हाइट कितनी है, मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, अपने से हाइट पूछ रहा है, तो बस तो इसका LSA यानी लेटरल सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस मेथड से भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। अब बस सिंपल सी जो चीज़ें हैं जो बोल रखी है वो रख दो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है कितना 126 पाई, ठीक है, और यहाँ पे इसने क्या कर रखा है 2 इंटू पाई इंटू आर। ठीक है, आर यहाँ पे दे रखी है कि अपने को नहीं दे रखी, तो आर अपने को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। हाइट कितनी दे रखी है 14, पाई से पाई कैंसिल, ये कितना जाएगा 63 जाएगा कि नहीं जाएगा, ये 9 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई 9/2। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब ये मुझसे पूछ क्या रहा है, बेलन का आयतन बता दो। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई क्या यहाँ पे
देखो ऑप्शंस के अंदर अपने को पाई को सोल्व करना है ही नहीं। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 81/4 और हाइट कितनी दे रखी है 14। अभी आप ये क्या कर सकते हो डायरेक्ट यहाँ पे इसको सोल्व करो, ठीक है, आपके पास में आ जाएगा 567/2 जो मुझे पता है 283 के अराउंड कुछ मेरे पास में आएगा। आ गई बात समझ में, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये देखो स्टैटिक्स का एक सिंपल सा क्वेश्चन, एक नमूना आंकड़ों के माध्य ये है और माध्यिका इतनी दे रखी है, तो बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। अगर आपने स्टैटिक्स पढ़ी है तो आपको बहुलक का फॉर्मूला पता होगा। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, बहुलक का फॉर्मूला होता है 3 मीडियन 3 माध्यिका माइनस 2 मोड 2 मध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, यानी माध्यिका को मल्टीप्लाई करो 3 से और माध्य को मल्टीप्लाई करो 2 से, ठीक है। आप यहाँ पे करो 48 3 जा कितना होता है 144 और 6 2 जा कितना होता है 120, 144 में से 120 गए कितना बचेगा 24, अपने पास में डायरेक्ट आंसर। आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है 3 मीडियन माइनस 2 मोड का। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोस 120 डिग्री का सटीक मान ज्ञात कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक चीज़ बताओ मेरे भाई, आपको ये चीज़ वाला कंसेप्ट तो पता है ना कि कौन से चतुर्थांश के अंदर क्या चीज़ आती है, ठीक है ना। यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है साइन और कोसेक, क्या बोल रहा हूँ मैं, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है पहले चतुर्थांश के अंदर। इसी तरीके से जो दूसरा चतुर्थांश है उसके अंदर क्या पॉजिटिव आता है, अरे सॉरी, पहले के अंदर क्या होता है ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। जो दूसरा होता है इसके अंदर साइन और कोसेक पॉजिटिव आता है। इसी तरीके से जो थर्ड है उसके अंदर क्या क्या पॉजिटिव आता है टेन और कोट पॉजिटिव आता है। और जो नेक्स्ट है जो चौथा चतुर्थांश है उसके अंदर सिर्फ कोस और सेक जो है ना वो पॉजिटिव रहते हैं, उसके अलावा जितने भी हैं वो सारे क्या रहते हैं नेगेटिव रहते हैं। अब यहाँ पे मेरी बात सुनना, कोस 120 डिग्री है, कोस 120 डिग्री, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, सोच के बताओ। आपको भी पता है मेरे भाई 90 डिग्री के ऊपर साइन जो है ना वो किसके अंदर चेंज होता है, कोस के अंदर चेंज होता है कि नहीं होता। तो ये जो वैल्यू है ना इसको मैं डायरेक्टली ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि साइन 90 + 30 ये कितना हो जाएगा मेरे पास में कोस। अब मेरे पास में यहाँ पे एक चीज़ बताओ, कोस 120 डिग्री की ये वैल्यू मुझसे पूछ रहा है, नहीं ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन, सॉरी मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 120 डिग्री को। इसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ कोस 120 डिग्री मुझसे पूछा है। तो यहाँ पे देखो कोस 120 डिग्री को मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि कोस 90 + 30 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। यहाँ पे साइन, मैं यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी मैंने, आपको कोस नहीं यहाँ पे साइन आएगा। यहाँ पे मैं आपको साइन का बता रहा था कि अगर साइन 120 डिग्री मुझे करना हो तो मैं 90 + 30 कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मुझे कोस 120 डिग्री करना हो तो मैं कोस 90 + 30 करूँगा कि नहीं करूँगा, ठीक है। इतनी चीज़ आ गई समझ में। अब एक चीज़ बताओ, मैंने अभी आपको क्या बताया, कोस 90 यानी ये कहाँ पर वैल्यू होगी ये, और ये प्लस में जाएगा इधर 30, तो ये यहाँ पे किसकी टेरिटरी में जा रहा है, किसके एरिया में जा रहा है, साइन और कोसेक के। तो क्या इस सेकेंड जो फर्स्ट अपना सेकेंड जो क्वाड्रेंट रहता है, जो सेकेंड चतुर्थांश है इसके अंदर अपना जो कोस है ये नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जो कोस है ना ये सेकेंड चतुर्थांश के अंदर क्या आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है ना। इसी तरीके से ये जो कोस है, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये कोस है ये क्या आ जाएगा नेगेटिव। और जो कोस है ये इसमें चतुर्थांश में जाते ही किस में चेंज हो जाएगा, साइन के अंदर चेंज होगा कि नहीं होगा। जो कोस है ये 90 डिग्री के ऊपर किस में चेंज हो जाता है, साइन के अंदर। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो किसकी आ जाएगी, साइन 30 डिग्री। अब आपको पता है साइन 30 की वैल्यू होती है -1/2, और -1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ -0.5 डिग्री। आगे बात समझ में, पक्की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सलोनी द्वारा 4 पेपरों में प्राप्त औसत अंक 51 है। सलोनी ने क्या किया, 4 पेपर दिए, 4 के अंदर उसके टोटल स्कोर कितने हैं 51। पहला तरीका क्या हो सकता है, 4 के अंदर टोटल निकाल दो, कितना, ये 51 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 204, यानी इन चारों के अंदर टोटल उसका कितना मार्क्स बने हैं 204। 5वें पेपर में उससे कितने अंक मिले, 56 अंक और मिल गए, यानी टोटल मार्क्स उसके टोटल पे 5 पेपर के अंदर कितने हो गए 260। सभी 5 पेपरों का औसत निकालना है, डिवाइड कर दो 5 से, आपके पास में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा।
आगे बात समझ में, आप देखोगे यहाँ पे 52 पहले 4 पेपर का दे रखा है मुझे औसत अंक। तो औसत का मतलब क्या होता है, अगर मुझे चारों का सबका साथ में निकालना हो तो 51 को गुना कर दो 4 से, 204। और इसने बोला कि पाँचवें के अंदर 56, तो वो ऐड कर दो, तो अपने पास में इन पाँचों का क्या आ जाएगा 260, और डिवाइड कर दो इसको 5 से, यानी टोटल अपने पास में ये आ जाएगा। अगर ये पहला मेथड था। अगर आपको एक क्वेश्चन जल्दी से निपटाना है तो दूसरा मेथड क्या होगा मेरे भाई, आप यहाँ पे देखो 4 पेपरों के अंदर उसके 51 है, और जैसे उसने पाँचवा पेपर इंक्लूड किया ना, तो कितने की वृद्धि हुई यहाँ पे, 5 की वृद्धि हो गई। यानी यहाँ पे 56 अंक प्राप्त किए, यानी 5 अंक एक्स्ट्रा प्राप्त किए। ये पाँचों अंक जो है ना, वो इन 5 पेपर के अंदर इक्वली रूप से बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे, सोच के बताओ। एक जो है ना वो इससे ज़्यादा है, अगर यहाँ पे 56 की जगह 55 भी होता, ठीक है ना, तो ये जो 4 अंक थे ना, इन पाँचों के अंदर बढ़ते कि नहीं बढ़ते, एक्स्ट्रा जो है वो पाँचों के अंदर बढ़ते कि नहीं बढ़ते। तो यहाँ पे इसने यही तो बोला है कि ये जो पाँचों अंक है ना, ये इन 5 के अंदर क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे हर एक को कितना इंक्रीज़ मिलेगा, +1 का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और सबके औसत 51 थे, अब एक का इंक्रीज़ आते ही सबका औसत कितना हो जाएगा 52। ये था दूसरा मेथड, सिंपल सा, सीधा सा, सरल सा तरीका। आगे बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। हाँ, अब आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं, देखो एसएससी के क्या क्या कारनामे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर देखो, संख्या 200, ये लास्ट में दे रखा है कि संख्या ये जो है ना, ये किससे संख्या से विभाज्य है। मेरे भाई आपको अगर डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आपके लिए क्वेश्चन जल्दी से हो जाएगा। अगर नहीं भी पता है, ठीक है ना, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा 5 की, ठीक है ना, कि ये संख्या 5 से विभाजित हो सकती है, नहीं हो सकती मेरे भाई। 5 के लिए रूल क्या है, सबसे एंड में या तो क्या आएगा 0 आएगा या 5 आएगा। लास्ट में 0 या 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब 5 से तो नहीं होने वाली। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ 11 की, 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको अगर पता है, ठीक है ना, क्या होता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। ये जो नंबर दे रखा है, मैं एक बार फिर से इसको लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप क्या करो, एक नंबर को छोड़ के दूसरे नंबर को क्या करो, ऐड करो। 5 और 1 6, 6 2 8, 8 और 6 कितने होते हैं 14, यानी 14। इसी तरीके से ये जो नंबर है ना, इनको भी ऐड करो। 4 2 6, 6 और 1 क्या होता है 7। बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करो, 14 में से 7 गए, रिमेनिंग कितना रहेगा 7, रिमेनिंग कितना रहेगा अपने पास में 7। सॉरी माइक नीचे गिर गया था, सॉरी, आवाज़ थोड़ी लाउड होगी, लेकिन आप यहाँ पे समझ रहे हो 14 - 7 इजिकल्स टू क्या होगा 7। इतनी बात आ गई समझ में। अब देखो नेक्स्ट चीज़, यानी यहाँ पे 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि अगर मैं ये जो नंबर है ना, इसको 11 से डिवाइड करूँ, ठीक है ना, तो क्या ये पूरा पूरा 11 से डिवाइड होगा, नहीं होगा ना। 11 से डिवाइड होने के लिए या तो इसको 11 होना पड़ेगा, या 22 होना पड़ेगा, या 33 होना पड़ेगा, यानी 11 का मल्टीपल होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। या फिर इस नंबर को क्या होना पड़ेगा 0। 0 भी तो 11 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यानी 11 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि इनको जो एक नंबर छोड़ के इनको ऐड करो, ठीक है, और फिर दूसरे वाले जो नंबर है उनको ऐड करो, और जो बड़ा वाला नंबर है उससे छोटा वाला क्या करो, माइनस कर दो। अगर वो नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे ये क्या आ रहा है 7, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। अब देखो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सिंपल सी चीज़ है, आप जो भी कोई नंबर है ना उसकी एंड डिजिट चेक कर लो। अगर वो एंड डिजिट इवन, यानी अगर वो एंड डिजिट जो है वो सम है, तो इसका मतलब वो 2 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से अगर मैं पूछ लूँ 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि उसके जो लास्ट के 2 डिजिट है ना, वो किससे डिवाइड होने चाहिए 4 से। इसी तरीके से अगर मैं पूछ लूँ 8 का क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे कि लास्ट के जो 3 डिजिट है ना, वो क्या होने चाहिए 8 से डिवाइड होने चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक कंसेप्ट पकड़ाता हूँ। 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2 होता है कि नहीं होता। तो अपन कितनी डिजिट चेक करते हैं लास्ट की, सिर्फ 1। 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, ये 4 है यहाँ पे। 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 4 होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे अपन कितनी डिजिट चेक कर रहे हैं लास्ट की, 2 डिजिट चेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8 होता है कि नहीं होता। तो अपन लास्ट की क्या कर रहे हैं 3 डिजिट चेक कर रहे हैं। अब इसने मुझसे यही तो पूछा है, अगर वो मुझसे पूछ ले 16 का बता दो, तो मुझे पता है मेरे भाई 2 की पावर 4 यानी क्या होता है 16। तो मुझे लास्ट की कितनी डिजिट चेक करनी पड़ेंगी 4 डिजिट। आगे बात समझ में। तो अब मैं 8 के ऊपर चेक करता हूँ। अब देखो यहाँ से आप इन 3 लास्ट के 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करो, ये पूरा पूरा डिवाइड होगा। लेकिन ये 16 से, अगर आप 4216 को 16 से करके देखोगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, यानी यहाँ पे अपने पास में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 8। अगर आप चाहो, ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है, आपको नहीं पता कि विभाज्यता के नियम क्या होते हैं, तो वो डायरेक्ट डाउनलोड, क्या बोल रहा हूँ यार मैं, डायरेक्ट डिवाइड करके देख लो, ठीक है। ये माइक जब से गिरा है ना, मेरा दिमाग खाली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, जस्ट अ सेकेंड।
ये देखो, ये क्वेश्चन जो है ना, ये कुछ बढ़िया लेवल का क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ। अगर आपने प्रायिकता को ढंग से पढ़ा है, क्या बोल रहा हूँ, अगर आपने प्रायिकता को ढंग से पढ़ा है ना, तब आप ये क्वेश्चन ईजिली कर लेंगे। समझ गए? अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में क्या किया हुआ है कि 3 छात्र दिए हैं A, B, C। एक समस्या को हल करने की प्रायिकता क्रमशः उनकी दे रखी है मुझे। ये 3/7 है इसकी प्रायिकता है 5/9 और इसकी प्रायिकता है कितनी, 1/5। ठीक है, इतनी चीज़ आ गई समझ में। अब मेरे भाई एक चीज़ बता दो मुझे, अगर मुझे इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि कोई भी चीज़ है, अगर वो सोल्व करने की प्रायिकता उसकी 3/7 है, तो वो इसको सोल्व कब नहीं कर पाएगा, या फिर उसकी ये बता दो कि वो सोल्व नहीं करने की प्रायिकता क्या होगी। तो अगर सोल्व करने की प्रायिकता 3/7 है, तो सोल्व नहीं करने की प्रायिकता क्या होगी, 4/7 होगी कि नहीं होगी। 7 में से 3 बार सोल्व कर लेता है, यानी 4 बार तो वो सोल्व नहीं कर पाता ना। इसी तरीके से ये 9 में से 5 बार सोल्व कर लेता है, यानी 4 बार तो सोल्व इसको नहीं कर पाता। इसी तरीके से वो 5 में से 1 बार इसको सोल्व कर लेता है, यानी 4 बार तो वो सोल्व कर ही नहीं पाएगा ना। इतनी चीज़ आपके पास में क्लियर हुई, इतनी चीज़ आपके पास में समझ में आई। कुछ नहीं करना, ये क्या है, अपने पास में टोटल प्रायिकता है कि वो इसको सोल्व नहीं कर पाएगा। तो आप ऊपर देखोगे तो ये आ जाएगा 64, और जब आप इसको सोल्व करोगे 9 5 जा 45, यानी ये आ जाएगा 315। ये टोटल कौन सी प्रायिकता आ गई, जब वो सारे क्या कर लेंगे, उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। यानी इनमें से कोई भी है ना, वो इस क्वेश्चन को क्या सोल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। तो अगर वो इनमें से सोल्व नहीं कर पाएगा, तो अगर मैं पूछूं कि सोल्व कर पाने की, समस्या को हल कर पाने की प्रायिकता क्या होगी, तो आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, 1 - 64 डिवाइड बाई 315 कर दो। और या फिर क्या कर सकते हो, 315 में से डायरेक्टली 64 को माइनस कर दो, आपके पास में आंसर आ जाएगा 251 डिवाइड बाई 315। ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको प्रायिकता के कुछ कंसेप्ट अच्छी तरीके से अपने माइंड के अंदर क्लियर होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या निकालना था कि ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसके अंदर वो समस्या को हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। अगर कोई आदमी, मैं ये कह रहा हूँ कि 1/2 बार वो है ना सफल होगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, 1/2 बार सफल होगा, तो उसके सफल नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप उसको डायरेक्टली इस तरीके से निकाल सकते हैं कि पूरी सफल होने और सफल ना होने की पूरी प्रायिकता कितनी है, 1, और उनमें से सफल होने की कितनी है, 1/2, तो ना सफल होने की तो 1 में से 1/2 माइनस, और वही कंसेप्ट मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 वर्षों में RS अक्ष की साधारण राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। पहला कंसेप्ट समझो यहाँ पे, इसने क्या बोला कि मूलधन का जो साधारण ब्याज है ना, वो कितना हो गया, मूलधन का 2/5 हो गया। 2/5 को अगर मैं परसेंटेज में लिखना चाहूँ तो कितना होता है, 40% होता है कि नहीं होता। यानी 5% के अंदर जो राशि है ना, इसके ऊपर मुझे ब्याज कितना बढ़ गया, 40% हुआ कि नहीं हुआ। तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 40%/5, यानी टोटल कितना, 8%। पहला मेथड डायरेक्टली आप इस तरीके से सोल्व करके निकाल सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, बस परसेंटेज के अंदर वैल्यू लिखो, और उसके बाद में देखो 5 साल के लिए 40% है, तो 1 साल के लिए कितना हो जाएगा, 8%। ये मेथड समझ में आया। दूसरा मेथड देखो, अगर ये समझ में नहीं आया तो आप क्या करो, SI का फॉर्मूला आपको पता है, SI की इक्वल्स टू क्या होता है, PRT/100 होता है कि नहीं होता। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट क्या दे रखा है कि साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। मैं मान लेता हूँ मूलधन कितना गिवन है मुझे, x है, तो इसका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, मूलधन का 2/5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। प्रिंसिपल मैंने कितना माना है, मूलधन यानी x। r कितनी गिवन है मुझे नहीं पता, r मुझे निकालनी है। टाइम कितना गिवन है, 5 साल, ठीक है ना, और बट्टे 100। क्या किया मैंने, सिर्फ वैल्यूज़ पुट किए हैं। अब देखो ये x से कैंसिल हो गया, अगर आप यहाँ पे करोगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 20 टाइम्स। आप इसको यहाँ पे 4 टाइम्स, तो r की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे सोल्व करके 8%। आप चाहो तो ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आप ये वाले मेथड से जा सकते हो। आगे बात समझ में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन में अपने को गिवन है कि 6 वर्ष पहले A और B के आयु का अनुपात 7:5 था। ठीक है, अब से 4 वर्ष के बाद उनके आयु का अनुपात अपने को दे रखा है। देखो पहला मेथड जो है ना, वो मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ मैं। ठीक है, अगर आपको दूसरा मेथड समझ में नहीं आए तो आप इस तरीके से जा सकते हो। मैं मान लेता हूँ कि A और B है ना, उनकी जो प्रेजेंट एज है, यानी वर्तमान जो आयु है ना, वो A की A मान ली और B की B मान ली। अब वो क्या बोल रहे हैं, 6 वर्ष पहले, यानी A की जो प्रेजेंट एज है ना, उससे 6 वर्ष पहले। इसी तरीके से B की जो प्रेजेंट एज है ना, उससे 6 वर्ष पहले इनकी जो एज थी ना, उसका रेशियो कितना था, 7/5 था कि नहीं था। इसी तरीके से ये कौन सी पहली कंडीशन उसने मुझे दे दी। दूसरी कंडीशन वो क्या बोल रहा है कि अब से 4 वर्ष के बाद में A की प्रेजेंट एज यानी वर्तमान आयु अपन ने कितने ली है, A
तो 4 साल के बाद में कितनी हो जाएगी A+4, और B की कितनी हो जाएगी B+4, और इनका रेशियो मुझे दे रखा है 11:9। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, आपको ये दोनों इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेंगी। यहाँ पे 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे आप करोगे, तो आपके पास में 2 इक्वेशंस आएंगी, आएंगी कि नहीं आएंगी। आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे तब आपके पास में लास्ट में एक्स और वाई की या फिर ए और बी की जो है वो वैल्यू अपने आएगी और ये आंसर निकल के आएगा। पहला मेथड लॉन्ग भी रहेगा, टाइम टेकिंग भी रहेगा, और मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपको दूसरा मेथड समझ में नहीं आए तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को यहाँ पे गो थ्रू हो सकते हैं। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसी के नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर चलते हैं जो इससे बहुत ज़्यादा सिंपल, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल तो होगा ही और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बचाएगा, लेकिन ध्यान से इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को आराम से समझना। अब देखो, ये जो दूसरा मेथड है ना, इसके अंदर क्या गिवन है कि ए और बी के आयु का अनुपात मुझे दे रखा है 7:5, लेकिन ये कब का दे रखा है 6 साल पहले का। कब का दे रखा है 6 साल पहले का। यानी मैं मान लेता हूँ ये कोई मेरी प्रेजेंट एज है, ठीक है ना, ये कोई प्रेजेंट एज है। इससे 6 साल पहले जो ए और बी की रेशियो थी एज का वो कितना था 7:5। इसी तरीके से वो बोल रहा है कि अब जो प्रेजेंट एज है ना उसके 4 साल बाद में क्या बोल रहा है, देख लो, प्रेजेंट एज के अब से 4 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 11:9 हो जाएगा। अब मेरे भाई मेरी बात ध्यान से सुनना, इनके बीच में डिफरेंस कितना है 7 और 11 के बीच में, यानी एज कितनी बड़ी है इसकी। तो आप यहाँ पे देखोगे इसकी जो एज है ना वो कितनी बड़ी है 4। इसी तरीके से आप 5 और 9 के बीच का डिफरेंस देखो, वो कितना है 4, है कि नहीं है। यानी टोटल कितना टाइम बीता है। अब यहाँ पे देखो वर्तमान से 6 साल पहले और वर्तमान के 4 साल बाद में, तो ये पूरा कितना टाइम हो गया 10 साल, ठीक है ना। यानी टोटल 10 साल के अंदर जो एज है वो किस रेशियो के अंदर बढ़ी है, ओनली 4 रेशियो के अंदर बढ़ी है कि नहीं बढ़ी। तो 4 की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 10, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/4 यानी 5/2 आ गई। तो अब मुझे अगर 6 वर्ष पहले की आयु मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना है, 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 गुणा 5/2, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 गुणा 5/2। यूनिटरी मेथड आता है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, 7 5 35, 35/2 यानी ये कितना आ गया 17.5, और इसी तरीके से ये कितना आ जाएगा 12.5। अब ये बात ये कब क्या आई है अपने पास में, ये वैल्यू अपन ने निकाली है 6 साल पहले की, और ये अपने से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वर्तमान में एक की आयु। तो वर्तमान यानी आप इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो 6 को, टोटल आपके पास में आ जाएगा 23.5, जिसको आप इस तरीके से लिखना चाहो तो 23 1/2 ईयर्स आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया। इस कंसेप्ट से रिलेटेड मैं आपको और भी क्वेश्चंस करवा दूंगा। बस यहाँ पे है ना इतनी सी चीज़ आप समझ लो कि सबसे पहले अपने को इन दोनों ईयर्स का जो गैप होता है ना उसको इनके रेशियो के इक्वल रखना पड़ता है। ये जो रेशियो का गैप है ना इसके इक्वल करना पड़ता है, और फिर डायरेक्टली ये जो वैल्यूज़ हैं वो वहाँ पर अपने को क्या करनी है पुट करनी है। आगे बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, ये रेशमा किसी लड़की का नाम दे रखा है, वो साइकिल से 45 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर ये कुछ चाल दे रखी है, और मुझे क्या पूछा है औसत चाल। अब मेरे भाई औसत चाल का क्या कंसेप्ट होता है, एवरेज स्पीड का क्या कंसेप्ट होता है। तो औसत चाल का कंसेप्ट सिंपल सा इतना है कि टोटल डिस्टेंस, क्या बोल रहा हूँ मैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या कुछ चेंज हो गया क्या, ठीक है। एवरेज स्पीड नाम चेंज करते ही कुछ चेंज थोड़ी हो गया। पहले स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, अब ये टोटल लगा दिया, बस इतना ही तो है। लेकिन यहाँ पे देखो चेंज क्या आया है, आपके पास में कहीं पे भी कोई टाइम दे रखा है क्या, टाइम नहीं दे रखा ना। यानी अपने को क्या करना पड़ेगा, टाइम हर एक का निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस, ये देखो साइकिल से कितना दूर जा रहा है 45 किलोमीटर, उसके बाद में कार से कितनी दूर जा रहा है 80 किलोमीटर, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट में वो पैदल कितनी दूर जा रहा है 6 किलोमीटर। इन सबको ऐड कर दो टोटल डिस्टेंस। अब टोटल टाइम किस तरीके से निकल के आ सकता है, यहाँ पे मेरे भाई मुझे डिस्टेंस दे रखी है और स्पीड दे रखी है, टाइम तो दे नहीं रखा। लेकिन आपको पता होगा टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ साइकिल की, तो साइकिल टोटल डिस्टेंस कितनी 45, कितनी स्पीड से 15, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि टाइम में इस तरीके से निकाल लूँगा, निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता। तो इस तरीके से मुझे कुछ नहीं करना, ये 45/15 यानी 3 आ गया। दूसरा देखो 80 किलोमीटर जा रहा है 40 की स्पीड से, यानी कितना टाइम आ गया 2 आवर। और लास्ट के अंदर क्या 6 किलोमीटर जा रहा है कितने की स्पीड से 2 से, यानी कितना टाइम टोटल 3। अब आपको कुछ नहीं करना, इन सबको ऊपर वालों को ऐड कर दो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 8 और 4, ये हो जाएगा 125, 125 + 6 यानी 131, और ये 3 2 5, 5 और 3 8 यानी 131/8। अब ये आप डायरेक्टली करके इसको देख सकते हो, आपके पास में औसत चाल निकल के आ जाएगी। आगे बात समझ में, पक्की बात।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि 80 लीटर दूध के विलियन में 60% दूध है और विलियन में दूध को 80% बनाने के लिए कितना दूध मिलाना चाहिए। पहला मेथड उन बच्चों के लिए जिनको मिक्सचर एंड एलिगेशन आता है। अगर आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन आता है तो आपको सीधा सिंपल से पता होगा कि 80 लीटर दूध दे रखा है और विलियन में कितना 60% दूध है। मैं मान लेता हूँ जो पहले और बाद का विलियन है ये वाला, पहले कितना विलियन था, टोटल 80 लीटर, उसमें से दूध कितना है 60। अब वो बोल रहा है कि मैं ना क्या करना है, मुझे दूध को 80% बनाना है। यानी मेरे भाई मैं और क्या करूँगा, दूध मिलाऊंगा ताकि मेरे पास जो इन दोनों को मिक्स करने के ऊपर, ये जो मिक्सचर एंड एलिगेशन के अंदर यही तो होता है ना कि एक मिक्सचर ये मिलाया, एक दूध मैंने ये मिलाया, यहाँ से मैं मिलाऊंगा और टोटल मेरे पास जो मिक्स करने के बाद में है ना वो कितना आना चाहिए। इसने साफ साफ बोला है कि 80% आना चाहिए। अब मुझे एक चीज़ बताओ, इसने मुझे यहाँ पे क्या मिलाने के लिए बोला है, दूध मिलाने के लिए बोला है कि नहीं बोला। यानी ये पूरा पूरा क्या बोल रहा है यहाँ पे, इस कंसेप्ट को यहाँ पे समझो, 80 लीटर में से 80 लीटर टोटल है, उसमें से 60% दूध है। यानी 60% दूध होने का मतलब 48 तो दूध है, 48 लीटर तो, उसके अलावा जो बच गया, कितना बच गया 32 लीटर, वो इसमें क्या है, पानी है। लेकिन यहाँ पे वो जो मिला रहा है वो सिर्फ क्या मिला रहा है, दूध, प्योर मिल्क, पानी नहीं मिला रहा। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि जो बाद में है ना वो 100% मिल्क इसके अंदर ऐड करेगा। पहले वाले विलियन के अंदर 60% दूध था, ठीक है, और अब वो क्या कर रहा है, बाद में 100% प्योर दूध मिला रहा है ताकि वो टोटल मेरे पास में जो मिक्सचर आए ना उसके अंदर 80% मिल्क हो। होता है कि नहीं होता। अब आपको सीधा पता है मिक्सचर और एलिगेशन में बड़े वाले में से छोटा को माइनस कर दो 20, 80 में से 60 को माइनस कर दो 20, इनका रेशियो कितना आ जाएगा 1:1। और पहले वाले मिक्सचर में टोटल कितना था दूध, 80 लीटर, यानी टोटल मिलियन कितना था 80, और अब मुझे बाद में मिलाना भी कितना पड़ेगा उसी रेशियो के अंदर 80। तो आपके पास में डायरेक्ट ऑप्शन निकल के आ गया 80। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, अगर आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन आता है, ये रूल पता है, तो आपके लिए क्वेश्चन 1 सेकंड के अंदर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आता तो दूसरा जो मेथड है वो अपने पास में है, रेशियो, जो अपन रेशियो के मेथड से करते हैं, तो मैं आपको वो वाला भी बताता हूँ, ठीक है। अब देखो दूसरा मेथड क्या है, ये बोल रहा है कि 80 लीटर दूध है, ठीक है। पहले मेरे पास में क्या था, 80 लीटर दूध था, एक अकेला दूध नहीं है, दूध के विलियन। अब मैंने आपको क्या बताया, 80 लीटर में से 60% तो क्या है, दूध है। तो 80 का जो 40% होगा वो क्या होगा, पानी होगा कि नहीं होगा। आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, 8 6 48, यानी 48 लीटर तो दूध होगा और 32 लीटर क्या होगा, पानी। मैं यूँ बोल सकता हूँ वाटर, यहाँ पे सॉरी ये तो मिल्क है और ये क्या है, वाटर है। अगर मैं रेशियो में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 16 2 जा 32 और 16 3 जा 48 होता है कि नहीं होता। यानी पहला वाला जो मेरे पास में विलियन है ना 3:2 में डिवाइड है, किस में है, 3:2 में डिवाइड है। कहने का मतलब उसमें अगर 3 के रेशियो में मिल्क है तो 2 के रेशियो के अंदर उसके अंदर क्या है, पानी है। आगे मेरी बात समझ में। अब दूसरा बार उसने क्या बोला, दूसरी बात क्या बोली कि विलियन में दूध को 80% बनाने के लिए, यानी बाद में, पहले मैंने क्या किया था, विलियन के अंदर टोटल 60% दूध था, लेकिन अब जो विलियन है ना उसके अंदर 80% दूध आना चाहिए। यानी मेरे भाई अगर 80% दूध होगा तो पानी कितना होगा, 20 होगा कि नहीं होगा। और अगर मैं इसका रेशियो निकालना चाहूँ तो मेरे पास में रेशियो क्या आएगा, 4:1 आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ पे आपको दोनों रेशियोज ध्यान से देखो, पहले और बाद की मैं बात कर रहा हूँ, एक सेकेंड, पहले और बाद की बात कर रहा हूँ। पहले रेशियो था 3:2, अब रेशियो है 4:1। मेरे भाई अपन ने बढ़ाया तो दूध है, दूध बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, तो ये तो रेशियो चलो इंक्रीज हो गया, लेकिन अपन ने वाटर के अंदर कुछ चेंज किया है क्या। ये वाटर पहले 2 था अभी 1, ऐसा हो सकता है क्या, मैंने कहीं पे कुछ बोला है क्या कि पानी को कम कर देना है। पानी तो पहले जितना था उतना ही तो अब होगा ना। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, बाद वाले के अंदर वाटर को सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 2। अब देखो पहले भी वाटर सेम था, अब भी वाटर सेम है, लेकिन अब चेंज क्या आ गया, सिर्फ पानी के अंदर, सॉरी दूध के अंदर चेंज आ गया। पहले दूध 3 था, अब कितना हो गया 8। अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ बताओ, मैंने आपको बताया था इनका रेशियो क्या है 3 और 2, 3 और 2 कितना होता है 5 की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, टोटल 80 दे रखी है कि नहीं दे रखी। पहले जो मिल्क था 3 के अनुपात में मिल्क था, 2 के अनुपात में वाटर था, तो टोटल मिला के तो 5 ही हुए ना। और 5 मुझे कितना दे रखा है 80, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहले दूध था 3, अब बड़ा कितना 8, यानी इंक्रीज़ कितने का हुआ 5 का हुआ कि नहीं हुआ। तो 16 × 5 इंक्रीज़ हुआ कि नहीं हुआ, तो कितना हो जाएगा 80 लीटर। अगर आप चाहो तो इस मेथड से भी जा सकते हो, मैंने इस क्वेश्चन के आपको दोनों मेथड बता दिए हैं। आगे बात समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें।
अबे देखो फिर से हाइट एंड डिस्टेंस का एक सिंपल सा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, 24√3 फीट ऊंचे एक सीधे खड़े खंबे से शिखर से एक सीधी खड़ी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। क्या बोल रहा है, एक खंबा है यहाँ पे, उससे कुछ दूरी के ऊपर एक मीनार खड़ी है, ठीक है ना। अगर कोई आदमी खंबे पे चढ़ के, ठीक है ना, होगा कोई पागल खंबे पे चढ़ के यहाँ पे मीनार को देख रहा है, ठीक है। तो मीनार को देखने के ऊपर ये जो उन्नयन कोण है ना, ये कितने डिग्री का आ रहा है, 60 डिग्री का। मैं ये कह सकता हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है। आपको मैंने हाइट एंड डिस्टेंस पहले से समझा रखी है ये सारी चीज़ें कि रेशियो वगैरह का कंसेप्ट। अब वो बोल रहा है कि यदि खंबे का आधार मीनार के आधार से 60 फीट की दूरी के ऊपर था, ये जो खंबा है ना, ये इस बिल्डिंग से है ना 60 मीटर की दूरी के ऊपर है, ठीक है ना। तो ये बता दो मेरे भाई की इसकी जो टोटल ऊंचाई है ना वो कितनी होगी। अब मेरे भाई इसने क्या क्या मुझे दे रखा है, सबसे पहले तो ये एंगल्स मैंने लिख लिए, इसके अलावा इसने मुझे खंबे की ऊंचाई दे रखी है ना, 24 रूट दे रखी है कि नहीं दे रखी, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, 60 डिग्री का रेशियो मैंने आपको क्या बताया था, तो आपको याद होगा √3:1:2 होता है कि नहीं होता, ठीक है, होता है कि नहीं होता। अब मेरे भाई अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक 60 मीटर है, तो ये ऊपर वाला जो मैंने अपने हिसाब से लाइन बनाई है ये भी 60 मीटर होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 60, आगे की नहीं होगी। तो ये जो यहाँ से इतनी इतनी डिस्टेंस है, इस ये कैसे निकाल लेंगे, तो 60 को मल्टीप्लाई कर दो √3 से, कितना आ जाएगा 60√3। अब मेरे भाई इस पॉइंट से लेके यहाँ तक जो टोटल लंबाई है ना, ये कितनी है 60√3। और ये जो पूरी लंबाई मुझसे पूछी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई मुझसे पूछी है, तो ये देखो ये 24√3 होगी कि नहीं होगी, ये खंबे के बराबर ऊंचाई होगी कि नहीं होगी। तो बस वही करो, 60√3 में क्या ऐड कर दो 24√3 और आपके पास में आंसर आ जाएगा 84√3। बेसिक सा क्वेश्चन, बेसिक सा कंसेप्ट, कुछ भी था इसमें नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है अपने से, यदि x और y एक महत्तम समापवर्त्य HCF बराबर 15 है। मेरे भाई महत्तम समापवर्त्य का मतलब क्या होता है, कोई भी दो नंबर अगर अपने को दे दे तो उनके अंदर जो कॉमन चीज़ है ना वो कितनी आ जाएगी, 15। आगे बात समझ में, यानी मैं कोई भी आपको दो नंबर बता रहा हूँ, ए और बी मान लिया मैंने कोई दो नंबर है, तो इन दोनों का अगर मैं कह दूँ कि इन दोनों का HCF 5 है, तो इसका मतलब पता है क्या होगा, इसका मतलब ये होगा ये जो नंबर है ना ये इस तरीके से है 5A × 5B। कहने का मतलब इन दोनों के अंदर ये जो 5 है ना ये क्या आएगा, कॉमन आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ से ध्यान से देखो, इसने मेरे पास में दो एक्सप्रेशंस दे रखी हैं और इनको मुझसे पूछ रहा है कि इन एक्सप्रेशंस का जो HCF होगा ना वो इनमें से किससे डिवाइड होगा। मुझे ऐसे क्वेश्चंस के अंदर कुछ भी नहीं करना होता, बस आप सिंपल सा है ना, यहाँ पे आप इसको देख के मुझे एक चीज़ बता सकते हो। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 6x का होल स्क्वायर माइनस 9y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। देखो इसको मैं ओपन करूँगा तो 36 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसको ओपन करूँगा तो 81 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब मेरे भाई आपको पता है a² माइनस b² आपको दिख रहा है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a+b a माइनस बी होता है कि नहीं होता। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या कि 6x माइनस 9y और 6x प्लस 9y लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। इसी तरीके से सेम यहाँ पे आओ, इसको भी तो मैं ये लिख सकता हूँ ना कि 9x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। ये फिर से वही a² माइनस b², तो क्या फॉर्मूला होता है a+b और a माइनस बी। अब इनमें से कॉमन क्या क्या आ रहा है आपके पास में, यहाँ पे देखो पहले वाले में से मेरे पास में क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 3y। इस वाले से भी क्या कॉमन आ रहा है 3, तो यहाँ पे फिर से क्या बच गया 2x प्लस 3y। और जब मैं यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास में यहाँ पे क्या आया 9, तो 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y। आगे बात समझ में। सेम इसी तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 3 सबसे पहले कॉमन आएगा और इसमें से भी 3, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली दोनों में से 9 डायरेक्ट लिख लूँ और ये कितना आ जाएगा 3x प्लस वाई और ये आ जाएगा 3x माइनस वाई। आगे बात समझ में। अब मेरे भाई इसने ऑलरेडी मेरे को दे रखा है कि x और y है ना, उन दोनों का जो HCF है वो कितना है 15 है। और इनके अंदर आप दोनों के अंदर, इस वाले के अंदर और इस वाले के अंदर एक चीज़ नोटिस करो, इनका अगर मैं HCF निकालना चाहूँ ना तो यहाँ पे इन दोनों में 9 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है कि नहीं आ रहा। यानी इस वाली पूरी के अंदर 15 तो कॉमन पहले से है और 9 भी, यहाँ पे मिट गया, समझ जाना इस चीज़ को, यहाँ पे 15 तो कॉमन है और 9 भी कॉमन आ रहा है। तो मुझे सिंपल सा क्या करना है, 15 × 9 कितना होता है 135, और यही तो पूरे से विभाज्य होगा। आगे मेरी बात समझ में। अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो। आप यहाँ पे देखोगे यहाँ से 9 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी 9 कॉमन आ रहा है, दोनों के अंदर से। आपको कुछ नहीं करना, 15 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो 9 से, 135 आंसर आ जाएगा। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए ना तो आप डायरेक्ट इस अप्रोच से जाना।
आप देख लो यहाँ पे दोनों से 9 कॉमन आ रहा है, ठीक है। आगे बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त के अंदर बने वर्ग का परिमाप क्या है। एक वर्त बना रखा है, वर्त समझते हो ना, ये तो आलू बन गया ठीक है, ये आलू, ये मान लो कि ये आलू ही वर्त है अपना, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, एक वर्ग बना रहा है। वर्ग का मतलब समझते हो, जिसकी चारों भुजाएं क्या हैं, सेम होती हैं। यहाँ पे अगर इसकी चारों भुजाएं सेम नहीं बने तो उसके लिए थैंक यू मुझे बोलना कि मैं पिकासो की तरह पेंटिंग नहीं कर सकता, लेकिन समझो इस चीज़ को। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्ग के अंदर एक वर्ग बना है। अब मुझसे इस वर्ग का परिमाप पूछा है। मेरे भाई एक सिंपल सी चीज़ बताओ, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ इस वर्ग का केंद्र यहाँ पे है कि नहीं, इस वर्ग का केंद्र यहाँ पे है। ये जो होगी ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वर्ग की त्रिज्या होगी कि नहीं होगी, ये जो आर है ये त्रिज्या होगी कि नहीं होगी। और इसी तरीके से आप मुझे ये बताओ, ये भी तो वर्त की त्रिज्या ही है ना, यानी ये जो वर्त का ये जो बिंदु है, इससे मैं परिधि के ऊपर कोई भी कोने मिला दूंगा तो वो मेरी त्रिज्या हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो अगर ये 5 है, ठीक है ना, और यहाँ से ये भी त्रिज्या होगी कि नहीं होगी, और ये भी कितनी है, 5 है। अब मेरे भाई आपको इतना तो पता होगा, वर्ग के अंदर यूँ मैं डायगोनल खींच दूँ, ठीक है ना, ये एक डायगोनल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और अगर मुझे इस डायगोनल की टोटल लेंथ दे रखी है 10, ठीक है ना, तो किसी भी वर्ग के डायगोनल का क्या फॉर्मूला होता है, तो आपको पता होगा, ये होता है √2a। कोई भी वर्ग का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, √2a। और यहाँ पे √2a की वैल्यू मेरे पास में कितनी दे रखी है, 10, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/√2। अब इसने मुझे पूछा क्या है कि अंदर बने वर्ग का परिमाप। कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लाई कर दो किससे, ये जो भुजा है वो कितनी आ गई, 10√2, यानी ये सारी भुजाएं कितनी आ गई, 10/√2। यानी एक अगर ये है तो इसको मुझे, परिमाप का मतलब क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, मल्टीप्लाई बाई 4। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके सामने आंसर आएगा 20√2 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन। आगे बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास में क्या ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ बोर्डमास रूल का नॉलेज। अगर आपके पास में बोर्डमास रूल का नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते हो। बोर्डमास में सबसे पहले क्या सोल्व करते हैं, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को सोल्व करो। यहाँ पे भी ब्रैकेट गिवन है, यहाँ पे भी ब्रैकेट गिवन है, आपको जो मर्जी है ना वो ब्रैकेट सोल्व कर लो। मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको करता हूँ, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, 2, 2 + 1 कितना होता है, 3, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, ये ब्रैकेट ओपन करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21, होगा कि नहीं होगा। इसी तरीके से जब मैं इसको सोल्व करूँगा, माइनस माइनस सारी वैल्यूज़ माइनस में दे रखी हैं, तो 9 2 11 11 और 3 14, ये कितना हो जाएगा, -14। अब इस -14 को यहाँ पे देखो, अगर मैं पहले यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा ना तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है मुझे, मल्टीप्लाई, या फिर मैं यूँ बोल दो ब्रैकेट। तो अगर मुझे क्या करना है, पहले इसको करना पड़ेगा। तो -14 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -6 से। करके देखो, माइनस से माइनस कैंसिल, और 14 6 जा कितना होता है, 84 होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता। अब यहाँ पे देखो, इस वाले वैल्यू, ये जो पूरा यहाँ पे दिख रहा है ना, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 84, और यहाँ पे इसकी वैल्यू अपन ने निकाली थी कितनी, 21। तो 84 डिवाइड बाई 21 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। और यहाँ पे देखो, ये इन दोनों को सोल्व करने पे कितना आंसर आ गया मेरे पास में, 4। तो 3 - 4 कितना होता है, -1। सीधा सीधा सिंपल सा क्वेश्चन बोर्ड मास रूल से सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। निम्नलिखित में से किसमें m की किसमें कोई हल नहीं होगा। मेरे भाई यहाँ पे मैं आपको 3 कंसेप्ट जल्दी से समझा देता हूँ। देखो, अपने पास में ना कोई भी समीकरण निकाय देना, तो इसका मतलब वो क्या दे रहा है, किसी भी 2 लाइंस के लिए दे रहा है वो अपने को, ठीक है ना। अब लाइंस, मुझे बताओ एक चीज़ बताओ, लाइंस जो होती है ना वो इस तरीके से हो सकती हैं क्या, जी बिल्कुल हो सकती हैं 2 लाइन। ये जो लाइंस होती हैं इनको क्या बोलते हैं अपन, समांतर। अगर कोई भी 2 लाइंस समांतर हैं, इसका मतलब वो एक दूसरे को कहीं पे कट करेंगी क्या, नहीं कट करेंगे ना। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो है ना, कितने हल ऐसे हो सकते हैं, या फिर इस समीकरण में निकाय के कितने मान हो सकते हैं। तो आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई मान मुझे दिख ही नहीं रहा। आप क्या बोलोगे, यहाँ पे तो इनका कोई कॉमन मान मुझे दिख ही नहीं रहा, ठीक है ना। लेकिन अगर ये दोनों जो हैं वो समांतर, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये दोनों क्या हैं, समांतर हैं। जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी हल पॉसिबल होगा क्या, अगर ये दोनों क्या हैं, समांतर है, तो इसका मतलब कोई भी हल पॉसिबल होगा क्या, मतलब ये कहीं ना कहीं पे जाके मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। आप कहोगे नहीं मिलेंगी। तो इस कंडीशन के अंदर, कोई हल नहीं होने की कंडीशन के अंदर अपने को क्या होगा कि दोनों भुजाएं जो या जो दोनों रेखाएं हैं मेरी, वो क्या होंगी, समांतर होंगी। तो इसके लिए देखो, ये इस तरीके से अपने पास में एक इक्वेशन लिखी जाती है। ये क्या होगी, ये जो पहले वाली लाइन दिख रही है ना, इसकी क्या होगी, इक्वेशन होगी। इसी तरीके से जो दूसरी लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी,
ये वाली हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो इसके लिए जिसका कोई भी हल नहीं होता ना, उसका क्या कंसेप्ट होता है कि A1 और A2 का जो रेशियो है ना, वो रेशियो बराबर होगा B1 और B2 के। लेकिन ये जो B1 और B2 का जो रेशियो है ना, वो C1 और C2 के रेशियो के बराबर नहीं होगा। इस कंडीशन के अंदर मुझे यहाँ पे क्या पता चलेगा कि अगर ये वाली कंडीशन फॉलो करती है ना, इसका मतलब क्या है कि ये जो रेखाएं हैं ये समांतर हैं और इनका कोई हल नहीं होगा। मान लेता हूँ अगर आपके पास में ये आ जाए कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस तरीके से कट कर रही हैं, तो आप देखोगे कि दो रेखाएं एक दूसरे को कट करेंगी, यानी एक बिंदु होगा कि नहीं होगा वो। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि एक बिंदु होगा, यानी सिर्फ एक हल होगा। और इस कंडीशन के अंदर A1 A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1 B2 इज़ नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ये होती है दूसरी कंडीशन। मैंने आपको कहा था ना कि 3 कंडीशंस बताऊंगा। तीसरी कंडीशंस, मान लो कि ये जो दोनों लाइन्स है ना, वो एक दूसरे के ऊपर आ जाए। ये लाइन है, मान लेते यहाँ पे दिखे ना दिखे आप समझ जाना, ये दूसरी लाइन है वो एकदम इसके ऊपर आ गई। कहने का मतलब वो लाइन क्या हो गई, इसके ऊपर संपाती हो गई, इसी के ऊपर आके गिर गई। तो इस कंडीशन के अंदर कितने हल होंगे। अब एक चीज़ बताओ मेरे भाई, ये यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, आप जिस पॉइंट के ऊपर देखोगे ना, वहाँ पर इन दोनों के क्या हो जाएंगे, कॉमन पॉइंट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या बोल सकता हूँ मैं कि यहाँ पे है ना इसके अनंत हल होंगे। और अनंत हल की क्या कंडीशन होती है, A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर होंगे C1/C2 के। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। पहली चीज़ क्या है, अगर A1 और A2 का अनुपात जो है वो B1 B2 के रेशियो के समान हो, लेकिन C1 C2 के रेशियो के समान नहीं हो, तो जो दोनों लाइंस होंगी ना, वो क्या होंगी, समांतर लाइंस होंगी। और इस कंडीशन के अंदर अपने के पास में कोई भी हल नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर अपने पास में दो लाइंस प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है ना, उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, इनका जो रेशियो होता है वो आपस में इक्वल नहीं होता। और अगर आपको ऐसा कोई भी अपने को दिखे जिसके अंदर ये रेशियो इक्वल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आपको क्या समझ जाना है कि ये जो रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। तीसरी कंडीशन क्या है, अगर अनंत हल अपने को दे दे, या फिर ये कंडीशन दे दे कि A1 और A2 का रेशियो इसी तरीके से B1 B2 का रेशियो और C1 C2 का रेशियो है ना, वो क्या होंगे, इक्वल हो, यानी ये जो रेशियो है ना वो क्या हो, समान हो। तो इस कंडीशन के अंदर ये जो रेखाएं होती है वो एक दूसरे के क्या होती हैं, संपाती होती हैं। तो यहाँ पे मुझे मेनली आपको 3 कंसेप्ट करवाने थे, ये तीनों कंसेप्ट मैं आपको करवा चुका हूँ। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन के ऊपर। तो इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हुई। तो यहाँ पे अपने से क्या पूछा है कि इसका कोई हल नहीं होगा। तो सिंपल सा क्या तरीका अभी आपको बताया था, इनके रेशियो को इक्वल करके देख लो। तो 18/7 बराबर -72/m -m। ये देखो आपको है ना साइन साथ में लेने हैं, तो आप इसको सोल्व करोगे तो ये 4 टाइम्स जाएगा और m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28। ठीक है, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। अगर आप कहोगे कि सर ये क्वेश्चन इतना इजी था तो आपने इतना क्यों ज्ञान झाड़ा हमारे सामने, तो मेरे भाई यहाँ पे झाड़ने का ये मतलब था कि यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछ ले कि कोई हल नहीं होगा, तो ये रेखाएं किस तरीके की होंगी। यूँ तो है नहीं कि हर बार वो क्वेश्चन सेम ही पूछ लेगा, ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो पैटर्न चेंज करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको पता होना चाहिए कि संपाती रेखाएं क्या होती हैं, अनंत हल किस कंडीशन के अंदर होंगे, कोई हल किस कंडीशन के अंदर नहीं होगा। आगे बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, एक समबहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है जिसके अंतःकोणों का योग। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहले तो अंतःकोणों के योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है n-2 × 180 = ये। आगे बात समझ में, यानी अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला होता है n-2 × 180। अब आप यहाँ से डायरेक्टली इसको कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 30 और ये 15। तो आप देखोगे n की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, -2 को उधर भेजेंगे प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई 17। और ये n क्या होती है, नंबर ऑफ साइड्स। आगे बात समझ में। अब दूसरी चीज़ इसने मुझसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ साइड्स थोड़ी पूछी है, इसने मुझसे पूछा है विकर्णों की संख्या। तो विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला होता है n-3/2, यानी साइड और साइड में से माइनस कर दो 3 को, डिवाइड करो 2 से। आप जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 119। आगे बात समझ में। तो ये आपने पूरा का पूरा देखा कि 6 मार्च की जो शिफ्ट है उसके अंदर कितने इजी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर यहाँ पे आपको कोई डाउट रहता है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं आपके सारे क्वेश्चन जो होंगे ना उनके, अगर छोटी मोटी वीडियो भी बनती हैं तो उनके अंदर भी मैं सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरी ये वीडियोज़ जो हैं वो पसंद आ रही हैं तो आप दूसरे लोगों के साथ में भी इनको क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकते हो कि यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही कवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।